ओम नमः शिवाय। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है कि देवदत्तपुर नाम के एक राज्य में चंद्रधर नाम के एक बहुत ही ज्ञानी जोशी रहा करते थे। वह जोशी जी हस्तरेखा के बहुत बड़े जानकार थे। वह लोगों के हाथ की रेखाओं को देख करके उनका भविष्य बता दिया करते थे और साथ ही साथ लोगों को ऐसा उपाय भी बताते थे जिससे भविष्य में आने वाली जो भी परेशानी हो वह ठीक हो सके। उन्हें अपनी इस विद्या पर बहुत ही बड़ा अहंकार था। वे अक्सर ही लोगों से कहा करते थे कि मैं सिर्फ भविष्य देख ही नहीं सकता बल्कि किसी का भी भविष्य बदल भी सकता हूं। और वे अपने इस दावे को सही साबित करने के लिए हमेशा किसी न किसी मौके की तलाश में रहते थे। दोस्तों, एक बार की बात है कि चंद्रधर किसी काम से दूसरे नगर की यात्रा पर निकले हुए थे। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था, उसको वे पार कर ही रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक बहुत ही गरीब आदमी एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ है। चंद्रधर के मन में आया कि क्यों न इस आदमी की हाथों की रेखाओं को देख करके इसका भाग्य जाने और फिर इसके भाग्य को बदलने का प्रयास करें। दोस्तों, यही विचार करके चंद्रधर उस आदमी के पास गए और उसे उठाते हुए कहने लगे कि अरे भाई, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में तुम क्यों सो रहे हो? वह आदमी उठ करके कहने लगा कि मैं यहीं पास के गांव के रहने वाला एक व्यक्ति हूं और मेरा नाम है अरुण। मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूं। आज सुबह मेरे बच्चों से और पत्नी से मुझे झगड़ा हो गया और मेरे बच्चों और पत्नी ने मुझे खरी खोटी सुना करके घर से निकाल दिया। उसने मुझसे कहा है कि मैं जाकर के बहुत सारा धन कमा करके तब लौटूं। इसीलिए मैं किसी काम की तलाश में अपने घर से निकल पड़ा और चलते चलते थकान के कारण इस पेड़ के नीचे सो गया। अरुण की बात सुन करके चंद्रधर कहने लगे कि अरुण, मैं देवदत्तपुर का प्रसिद्ध हस्तरेखा विशेषज्ञ चंद्रधर हूं। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी गरीबी दूर करके तुम्हें राजा बना सकता हूं। बड़ी ही बेचैनी के साथ उसने कहा, क्या सच में? हाँ, लेकिन राजा बनने के लिए तुम्हें थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। कैसा कष्ट? अरुण, मुझे तुम्हारे हाथ में उच्च पद पर आसीन होने की एक रेखा बनानी होगी। लेकिन हाथ में रेखा किस प्रकार से बनाई जा सकती है? अरुण ने कहा। उस जोशी ने कहा कि मुझे कटार से तुम्हारी हथेली पर एक रेखा खींचनी होगी। इस कार्य में तुम्हें कुछ देर के लिए पीड़ा का अनुभव तो होगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारी किस्मत के बंद दरवाजे जो हमेशा हमेशा के लिए खुल जाएंगे। चंद्रधर की बात को सुनकर के अरुण विचार में पड़ गया और कुछ देर विचार करने के बाद कहने लगा, मुझे आपकी हर बात स्वीकार है जोशी जी। आप जल्दी से मेरे हथेली पर एक रेखा खींच दीजिए। इतना सुनकर के चंद्रधर ने अपनी कटार निकाली और अरुण के हाथ पर राजयोग की रेखा बना दी। अरुण, अब तुम यहां से जाओ। तुम्हारी किस्मत में राजयोग पड़ चुका है। अब तुम शीघ्र ही किसी न किसी देश के राजा जरूर बनोगे। तभी जो वहां अरुण था, चंद्रधर को प्रणाम करके वहां से चल पड़ा। उसके जाने के बाद चंद्रधर भी देवदत्तपुर की ओर निकल गया। अरुण खुशी से उछलता कूदता आगे बढ़ ही रहा था। राजा बनने की खुशी में वह काम धंधे की बात को पूरी तरह से भूल चुका था। वह सोच रहा था कि अब मैं जल्दी ही राजा बन जाऊंगा, तब अपने गांव वालों को मैं दिखा दूंगा कि मैं निखट्टू नहीं हूं। मुझे राजा बने देख करके मेरी पत्नी और जो बच्चे हैं बड़े खुश होंगे। दोस्तों, इसी तरह से सोचते सोचते चलते चलते वह एक नगर के करीब जाकर के पहुंच गया। वहां पहुंचकर वह सोचने लगा कि इस नगर में प्रवेश करने से पहले मैं क्यों ना इस मंदिर में प्रणाम करता चलूं। यही विचार करके वह मंदिर के अंदर प्रवेश करने लगा और मंदिर में जाकर के उसने भगवान शंकर की मूर्ति को प्रणाम किया और कहने लगा कि हे प्रभु, मुझ दुखी की पुकार सुन लो और मुझ गरीब से मुझे राजा बना दो। अरुण भगवान की मूर्ति के आगे हाथ जोड़ करके खड़ा ही था, तभी दो सैनिक आकर के उससे कहते हैं, तुझे प्रधानमंत्री जी बुला रहे हैं। उसने बड़ी ही विचार पूर्वक कहा कि क्यों, इस प्रश्न का उत्तर प्रधानमंत्री जी ही देंगे। वे मंदिर के आंगन में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा चलो। अरुण सैनिकों के साथ चल पड़ा। जैसे ही वह मंदिर के आंगन में पहुंचा, प्रधानमंत्री ने आगे बढ़ करके उसका स्वागत किया और कहने लगे कि आइए श्रीमान जी, हम आपका स्वागत करते हैं। अरुण विचार करने लगा कि प्रधानमंत्री जी मुझे इतना आदर आज क्यों दे रहे हैं? क्या माजरा है? कहीं मैं किसी मुसीबत में तो नहीं फंसने वाला हूं। अरुण को सोच विचार में पड़े देख करके प्रधानमंत्री जी कहने लगे कि श्रीमान जी, आप अपने अनिष्ट की आशंका से भ्रमित न हो। हम तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पद सौंपने वाले हैं। बड़ी ही आश्चर्य के साथ उसने कहा, मुझे कौन सा महत्वपूर्ण पद आप सौंपने वाले हैं? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हाँ, आज से आप इस नए राज्य के राजा हैं। मैं यह क्या सुन रहा हूं? कहीं मैं खुली आंखों से कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं? नहीं श्रीमान जी, यह सपना नहीं, यह पूरी तरह से सत्य है। आज सुबह ही यहाँ के राज्य के महाराज जो थे उनकी मृत्यु हो चुकी है। वह निसंतान थे और इस राज्य की प्रथा के अनुसार राजा की मृत्यु के दिन जो भी परदेसी सबसे पहले इस मंदिर में शीश झुकाता है वही इस राज्य का राजा बनता है।
और आप पहले परदेसी हैं जिसने हमारी प्रथा को पूरा किया है, इसलिए आज से हमारे नए राजा आप हैं। अरुण मन ही मन सोचने लगा, ज्योतिषी द्वारा मेरे हाथ की रेखा ने तो बहुत जल्दी ही अपना कमाल दिखा दिया, मैं सचमुच राजा बन गया। तभी प्रधानमंत्री जी ने उनकी कल्पना को भंग किया और कहने लगे, श्रीमान जी आप किस विचार में डूबे हुए हैं? सोच विचार छोड़िए और हमारे साथ राजमहल में चलिए, वहां आपका आज ही राजतिलक होना है। हाँ हाँ चलिए। तब प्रधानमंत्री आदर सहित अरुण को अपने साथ राजमहल में लेकर के गए। वहां बड़ी ही धूमधाम के साथ अरुण का राजतिलक किया गया। प्रधानमंत्री ने सभी को बताया, नगरवासियों आज से यह राजा राजेश्वर सिंह हमारे नए राजा हैं। सभी नगरवासी पुकारने लगे कि राजा राजेश्वर सिंह की जय हो। भाग्य बदलते ही अरुण राजा तो बन गया था और साथ ही वह अरुण से राजेश्वर सिंह भी हो गया था। दूसरी ओर अरुण की पत्नी जानकी विचार कर रही थी, क्या बात है, बच्चों के जो पिता हैं दोपहर सो गए और शाम होने वाली है, अब तक वापस नहीं लौटे हैं। दोपहर को मैंने गुस्से में भर करके उन्हें काफी कुछ उल्टा सीधा कह दिया था, कहीं मुझसे नाराज होकर के वे कहीं चले तो नहीं गए। जब काफी देर हो गई और अरुण अपने घर वापस नहीं लौटा तो उसकी पत्नी जानकी परेशान हो गई और कहने लगी कि हे भगवान, अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं। सारे गांव वालों से भी उसने कई बार पूछताछ की पर उनका कोई पता नहीं चला। गांव वाले ने तो यहीं तक के कहा कि उन्होंने दोपहर को उन्हें गांव के बाहर जाते हुए देखा था। अब वे कहाँ गए होंगे इसके बारे में कुछ नहीं पता था किसी को। उधर दूसरी ओर अरुण राजा बना हुआ विचार कर रहा था कि भगवान, जैसे मेरे दिन फिरे हैं वैसे सबके दिन फिरे। अब तो मैं इसी राज्य का राजा बन करके यहाँ पर राज्य करूंगा और अपने गांव वापस नहीं जाऊंगा। कल सैनिकों को अपने गांव भेज करके जानकी और बच्चों को भी यहीं बुलवा लूंगा, वह तीनों मुझे राजा बना देख करके बहुत खुश हो जाएंगे। तभी उसने फिर सोचा, अगर जानकी और बच्चों को यह बताऊंगा और यहाँ बुलवाऊंगा तो उन्हें देख करके यहाँ के लोगों को पता चल जाएगा कि मैं बहुत ही दरिद्र परिवार से हूँ। नहीं, मैं उन्हें यहाँ नहीं बुलाऊंगा, अपना पता भी उन्हें नहीं दूंगा। जानकी ने मेरे घर से निकलने से पहले मेरा कितना अपमान किया था, वह मेरी पत्नी बनने के योग्य ही नहीं है। अब मैं राजा बन गया हूँ, अब मैं किसी देश की राजकुमारी से विवाह करूंगा। यही सोच करके अरुण ने अपनी आंखें मूंद ली और चैन की नींद सो गया। दूसरे दिन उसने प्रधानमंत्री को बुला करके आदेश दिया कि प्रधानमंत्री जी, हम देवदत्तपुर के प्रसिद्ध जो ज्योतिषी चंद्रधर हैं उनको यहाँ बुलवाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो आज्ञा महाराज, और तुरंत ही एक सैनिक को आदेश दे करके उसे देवदत्तपुर के लिए रवाना कर दिया। सैनिक देवदत्त पर पहुंचकर ज्योतिषी चंद्रधर से मिला और कहने लगा कि ज्योतिषी जी, आपको हमारे दौलतपुर के राजा राजेश्वर सिंह ने बुलवाया है। मुझे आदेश दिया है कि मैं आपको अपने साथ लेकर के दौलतपुर वापस आऊं। दौलतपुर के राजा ने मुझे याद किया है, लेकिन मैं तो उन्हें जानता तक नहीं, फिर उन्होंने मुझे क्यों बुलवाया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी ज्योतिष विद्या की कीर्ति उन तक तो नहीं पहुंच गई और वे अपना हाथ दिखा करके अपना भविष्य जानना चाहते हो? चंद्रधर यह अवसर अपने हाथ से नहीं निकालना चाहता था। तुझे इसे शहर से स्वीकार करके दौलतपुर चले जाना चाहिए। यही विचार करके उसने कहा, ठीक है, मैं तैयार होकर के अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। चंद्रधर जल्दी से तैयार होकर के सैनिक के साथ चल पड़ा। जब वह अरुण के सामने पहुंचा तो कहने लगा, अरुण। तो अरुण बोला, धीरे से बोलिए ज्योतिषी जी, अब मैं अरुण नहीं राजा राजेश्वर सिंह हूँ। तुम इतनी जल्दी राजा बन जाओगे यह तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। ज्योतिषी जी, यह सब आपकी कृपा से ही मिला है और यह सब आपका ही फल है। अगर आपने मेरे हाथ में कटार से रेखा नहीं बनाई होती तो मेरा भाग्य नहीं बदलता। चंद्रधर जी, आपके कारण ही मैं राजा बना हूँ, इसलिए मैं पुरस्कार स्वरूप आपको हीरे जवाहरातों से लदे हुए कई हाथी और स्वर्ण मुद्राएं देने की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद अरुण, मैं तुम्हारी भेंट को स्वीकार करता हूँ। अरुण ने चंद्रधर को उचित पुरस्कार दिया और उसके बाद कहने लगा कि चंद्रधर, आप समय समय पर हमसे मिलते रहिएगा, आपसे मिलकर हमें प्रसन्नता होगी। जैसा आपका आदेश राजन। अरुण को प्रणाम करने के पश्चात चंद्रधर वापस अपने नगर को लौट गए। चंद्रधर के जाने के बाद अरुण ने मन ही मन में सोचा, अब मैं राजा बन गया हूँ, इसलिए मुझे कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे यहाँ की सारी प्रजा मेरे लिए धाक जम जाए। क्यों न मैं पड़ोसी राजा पर आक्रमण करके उसे हरा दूं और पड़ोसी राज्य को अपने राज्य में मिला लूं। ऐसा करने से राज्य का विस्तार भी होगा और मेरी वाहवाही भी होगी। यही सोच करके उसने प्रधानमंत्री को बुलवाया और कहने लगा, प्रधानमंत्री जी, हमारे राज्य का सबसे पड़ोसी और करीबी राज्य कौन सा है और वहाँ का राजा कौन है? महाराज, हमारे राज्य की सीमा से लगा हुआ जो राज्य है वह विजयनगर है और वहाँ का जो राजा सुदर्शन है वह राज्य करते हैं। यह सुनकर के अरुण कहने लगा, प्रधानमंत्री जी, सेना को तुरंत युद्ध पर जाने का आदेश दे दो।
हम आज ही युद्ध के लिए कूच करना चाहते हैं। युद्ध महाराज, आप किससे युद्ध करना चाहते हैं? हमारी तो किसी राजा से लड़ाई भी नहीं है। राजा सुदर्शन तो हमारे राज्य के सबसे बड़े हितैषी हैं। स्वर्गीय महाराज जो हमारे पुराने दौलत सिंह थे, उनकी मित्रता का उनसे संबंध था। यह सुनकर के अरुण भड़क उठा और कहने लगा कि प्रधानमंत्री जी, मैंने आपको यहाँ इसलिए नहीं बुलवाया है कि आप हमें उपदेश दें। राजा आप हैं या हम? महाराज, राजा तो आप ही हैं और आप ही रहेंगे, लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़ करके एक विनती है। अभी आप राजनीति में थोड़ा नए हैं, इसलिए राजा सुदर्शन पर आक्रमण करने जैसा गलत निर्णय न लो। एक बार इस विषय में अच्छी तरह से सोच विचार कर लीजिए। मैं मानता हूं कि विजयनगर राज्य हमारे राज्य से बहुत छोटा है। राजा सुदर्शन की सेना भी हमसे कम है। आक्रमण करने पर निश्चित रूप से हमारी जीत होगी, लेकिन बिना किसी कारण सुदर्शन राज्य पर आक्रमण करना न्याय संगत नहीं होगा और न ही तर्कसंगत होगा। बस बस प्रधानमंत्री जी, बहुत हो चुका आपका भाषण। हम राजा हैं और राजा बार बार अपने किए निर्णय को नहीं बदला करते। युद्ध होगा और राजा सुदर्शन से होगा। जाइए, आप जाकर के तुरंत ही सेना को युद्ध पर जाने के लिए तैयार हो जाने का आदेश दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। आपको समझना मेरा फर्ज था, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। अब मैं सेनापति को आपका आदेश दे देता हूँ। इतना कह करके प्रधानमंत्री वहां से चला गया। सेनापति के पास पहुंच करके प्रधानमंत्री कहने लगा कि सेनापति जी, राजा राजेश्वर सिंह आज ही विजयनगर राज्य पर आक्रमण करना चाहते हैं। आप जल्दी से सेना को एकत्रित करके तैयार होने का आदेश दीजिए। यह महाराज को क्या सूझा है प्रधानमंत्री जी? आपने महाराज को इस आक्रमण के लिए मना नहीं किया। सेनापति जी, मैंने महाराज को बहुत समझाया, पर वे अपनी जिद पर अड़े रहे। अतः युद्ध के अलावा कोई चारा नहीं है। प्रधानमंत्री जी, महाराज के आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन महाराज विजयपुर राज्य पर आक्रमण करने का उचित नहीं कर रहे हैं। सेनापति ने तुरंत ही सारी सेना को एकत्रित किया और उन्हें सारी बात समझा दी। सभी सैनिकों, अब तुम जल्दी ही युद्ध पर जाने की तैयारी कर लो। महाराज राजेश्वर सिंह आज ही विजयपुर की ओर कूच करना चाहते हैं। जो आज्ञा सेनापति। उसी दोपहर को अपनी सेना के साथ अरुण ने विजयनगर की ओर प्रस्थान किया। राजा सुदर्शन को इस बात की सूचना मिली तो वह विचार करने लगा, दौलतपुर के नए राजा को यह क्या सूझा है? क्या प्रधानमंत्री जी ने नए राजा से यह नहीं बताया कि स्वर्गीय जो यहाँ के राजा दौलत सिंह थे, उनसे हमारे कितने अच्छे संबंध थे? जब संकट आ ही पड़ा है तो युद्ध तो करना ही होगा, लेकिन हमारी छोटी सी सेना दौलतपुर की विशाल सेना का मुकाबला कैसे करेगी? खैर, नतीजा जो भी हो, हमें तुरंत अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करने का आदेश देना चाहिए। राजा सुदर्शन ने तत्काल ही सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दे दिया। जल्दी ही दौलतपुर और विजयनगर की सेनाओं का सामना हुआ और कुछ ही घंटों में विजयनगर की सेना ने सैनिक हताहत होकर के युद्ध भूमि में गिरने लगे। धीरे धीरे विजयनगर की सेना कम होने लगी। यह देख करके उनका राजा डर कर सोचने लगा, विचार करने लगा, इससे पहले कि मेरी सेना समाप्त हो जाए और दौलतपुर का नया राजा मुझे बंदी बना ले, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना दौलतपुर का राजा मुझे कैद करके मौत के घाट उतार देगा। यही विचार करके राजा सुदर्शन ने अपना घोड़ा युद्ध भूमि से बाहर की ओर मोड़ लिया। जल्दी ही वह युद्ध स्थल से काफी दूर पहुंच चुके थे और सोचने लगा, अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊं। तभी उसने सोचा कि राजमहल में महारानी जो है और युवराज हैं, वह तो अकेले ही मैं उनको छोड़ करके आया हूँ। मुझे यहाँ से अपने गुरु मतंग ऋषि के आश्रम में चलना चाहिए। और यही सोच करके वहां पहुंचने के पश्चात मैं आज ही तुरंत महारानी और युवराज को मतंग ऋषि के आश्रम में बुलवा लूंगा। मतंग ऋषि का आश्रम पास ही था। उसने घोड़ा आश्रम की ओर मोड़ दिया और कुछ देर के बाद मतंग ऋषि के पास पहुंच गया और कहने लगा कि महाराज प्रणाम आपको। बस सुदर्शन, तुम इस हालत में यहाँ कैसे? क्या बात है? गुरुवर, दौलतपुर के नए राजा आज विजयनगर पर अचानक ही आक्रमण करवा दिया। अपनी सेना को हारते देख करके मैं आपके पास भाग आया हूँ। यह तो बहुत ही बुरा हुआ। बस गुरुवर, मैं राजमहल में महारानी और युवराज को अकेला छोड़ करके आया हूँ। कहीं शत्रु उन दोनों को मौत के घाट न उतार दे, ऐसा नहीं होगा। बस हम अभी अपने शिष्यों को भेज करके राजमहल से महारानी और युवराज को यहाँ पर कुशल पूर्वक बुलवा लेते हैं। आप चिंतित न हो। तुरंत ही मतंग ऋषि ने एक शिष्य राजा सुदर्शन को घोड़े पर बैठ करके विजयपुर की ओर निकल पड़ा। उधर दूसरी ओर युद्ध क्षेत्र में प्रधानमंत्री कहने लगा, महाराज विजयपुर की समस्त सेना हताहत हो चुकी है, अब क्या करना चाहिए? प्रधानमंत्री जी, राजा सुदर्शन अभी हमारे कब्जे में नहीं आए हैं, इसलिए उन्हें बंदी बनाने के लिए तुरंत ही राजमहल पर धावा बोल दो। मार काट मचाते हुए सैनिक उस कक्ष में पहुंचे जहां महारानी और युवराज वहां पर थे। महाराज, यह राजा सुदर्शन की महारानी और पुत्र हैं। मेरा आदेश है कि इन दोनों को गिरफ्तार करके कैदखाने में डाल दिया जाए। जो आज्ञा महाराज।
और फिर महारानी और उनके पुत्र को बंदी बना लिया गया। अरुण कहने लगा, प्रधानमंत्री जी, राजा सुदर्शन न सही, उसकी पत्नी और पुत्र ही सही। लगता है अपनी हार देख करके कायर सुदर्शन यहाँ से भाग गया है। यह देख करके प्रधानमंत्री मन में सोचने लगता है कि राजेश्वर सिंह को दौलतपुर का राजा बना करके हमने ठीक नहीं किया, यह तो बहुत ही क्रूर है। उसी समय मतंग ऋषि के शिष्यों ने विजयनगर में प्रवेश किया और तभी उनके कानों में यह आवाज पड़ी कि राजा सुदर्शन तो कहीं भाग करके छिप गए हैं। लेकिन राजा राजेश्वर सिंह ने महारानी को और युवराज को कैद कर लिया है। यह सुनकर के मतंग ऋषि का जो शिष्य था सोचने लगा, यह अच्छा नहीं हुआ। मैं तो महारानी और युवराज को लेने के लिए विजयपुर में आया था, दुश्मन ने तो उन दोनों को ही कैद कर लिया। अब मेरा राजमहल में जाना बेकार है, मुझे यहीं से वापस लौट जाना चाहिए। यही सोच करके वह वहीं से वापस लौट गया। अब उसने आश्रम में पहुंच करके यह सूचना राजा सुदर्शन को दी तो वह रोते हुए कहने लगे, हमारी महारानी और प्यारे युवराज कैद में कर लिए गए हैं, यह तो अच्छा नहीं हुआ। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमारे साथ इतना अन्याय हुआ है। इतना कह करके राजा सुदर्शन बड़ी जोर से फूट फूट करके रोने लगे। तभी जो ऋषि थे मतंग उन्हें दिलासा दिया और कहने लगे कि बस धीरज रखो, पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है। एक न एक दिन राजा राजेश्वर सिंह को उसके पापों की सजा जरूर मिलेगी। गुरुवर, हमारा तो सब कुछ लुट गया, अब हम कहाँ जाएं? बस तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब तुम हमारे पास ही आश्रम में रहोगे। हम वादा करते हैं कि किसी भी तरह से तुम्हें तुम्हारी रानी और पुत्र वापस दिलवाएंगे, जैसी आपकी आज्ञा गुरुवर। दूसरी ओर अरुण ने विजयनगर में घोषणा की, विजयपुर के नगरवासियों, आज से विजयनगर राज्य हमारे अधीन है। आज से इस राज्य में हमारा ही शासन चलेगा। जिसने भी हमारे शासन की जरा सी भी अवहेलना की उसे तुरंत सूली पर लटका दिया जाएगा। यह सुनकर के विजयनगर के निवासी काफी डरे हुए थे। विजयनगर में यह घोषणा करके अरुण दौलतपुर वापस लौट आया। दोस्तों, धीरे धीरे इस घटना को बीते करीब 4-5 दिन बीत चुके थे। 5वें दिन प्रधानमंत्री कहने लगा कि महाराज, हमारे यहाँ एक प्रथा है कि जब भी इस देश का कोई नया राजा बनता है तो सबसे पहले वन में शिकार खेलने के लिए जाता है। इस शिकार पर राजा को बिल्कुल अकेले जाना होता है। प्रधानमंत्री जी, यदि ऐसी बात थी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? राजा बनते ही हम शिकार के लिए वन में चले जाते। महाराज, आपने इस बात को बताने का हमें मौका ही कहाँ दिया। राजा बनते ही आप तो विजयनगर पर आक्रमण करने के लिए चल दिए। खैर, कोई बात नहीं है प्रधानमंत्री जी, तब न सही, अब हम वन में शिकार करने के लिए चले जाते हैं। अरुण उसी समय घोड़े पर सवार हुआ और शिकार करने के लिए वन की ओर चल पड़ा। उधर दूसरी ओर मतंग ऋषि के आश्रम में रह रहे राजा सुदर्शन से कहा कि बस तुम्हारा शत्रु राजा राजेश्वर सिंह आज इस वन में शिकार करने वाला है। अच्छा, तब तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, मुझे उससे अपनी बर्बादी का बदला लेना है। गुरु ने कहा कि क्रोध में मत आओ बेटा, अगर तुम अपने हाथों से राजा राजेश्वर सिंह की हत्या करोगे तो तुम्हें हत्या का पाप लगेगा। तुम राजा राजेश्वर सिंह से बदला जरूर लो, लेकिन इस प्रकार लो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा गुरुवर, बस मैं जो कहता हूं उसे ध्यानपूर्वक सुनो। मैं अपने योग के बल पर एक हिरण पैदा करूंगा। उस हिरण का पीछा करता हुआ राजा राजेश्वर सिंह जैसे ही हमारे आश्रम के पास आएगा तभी वह हिरण अदृश्य हो जाएगा और उसी समय तुम्हें राजेश्वर सिंह से मिलना है। और इस प्रकार मतंग ऋषि राजा सुदर्शन को अपनी योजना समझाने लगे। योजना सुनने के बाद राजा कहने लगा कि गुरुवर, आपकी योजना तो बहुत अच्छी है। इस योजना को प्रयोग में ला करके मैं व्यर्थ में रक्तपात से बच जाऊंगा। मैं आपके कहने के अनुसार ही चलूंगा गुरुवर। तो जाओ, आश्रम के बाहर जाकर के राजेश्वर सिंह के आने का इंतजार करो। दूसरी ओर अरुण वन में पहुंचा और विचार करने लगा, अरुण, तूने अपनी जिंदगी में एक चींटी तक नहीं मारी है और अब भयंकर जानवरों का शिकार करने निकला है। तुझे ना तो तीर चलाना आता है और ना ही निशाना लगाना आता है। ऐसी दशा में तू शिकार कैसे करेगा? यही सोचते सोचते वह वन में आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उसे एक हिरण दिखाई दिया और वह सोचने लगा, कितना सुंदर हिरण है, मुझे इसी का शिकार करने का प्रयास करना चाहिए। अरुण ने तुरंत ही अपना घोड़ा हिरण के पीछे लगा दिया। हिरण दौड़ता हुआ मतंग ऋषि के आश्रम के समीप जाकर के पहुंच गया और वहीं पहुंच करके वह जो हिरण था वह अचानक गायब हो गया। अरे, यह हिरण कहाँ गायब हो गया? पास ही ऋषि वेश में खड़ा राजा सुदर्शन सोचने लगा, हिरण का पीछा करता हुआ राजेश्वर सिंह आश्रम के समीप आ पहुंचा। अब मुझे इसके पास चलना चाहिए। वे तुरंत ही अरुण के पास पहुंचे और कहने लगे कि लगता है आप वन में रास्ता भूल गए हैं। ऋषिवर, हम हिरण का पीछा करते करते यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ आकर के वह हिरण न जाने कहाँ गायब हो गया है।
ऋषि वेश में खड़े राजा सुदर्शन कहने लगे, वह हिरण यहाँ कहीं छुप गया होगा। आप जब यहाँ आ ही गए हैं तो आइए मेरे आश्रम में चल करके थोड़ी देर तक विश्राम कीजिए। ऋषिवर, घोड़े को दौड़ा दौड़ा करके मैं भी थकान का अनुभव कर रहा हूँ। अरुण को साथ में लेकर के राजा सुदर्शन आश्रम में पहुंचे और उसे खाने के लिए कुछ फल दिए। अरुण को भूख भी लगी थी, उसने तुरंत ही फल खाना शुरू किया और फल खाने के बाद कुटिया में वह जाकर के लेट गया। थकान अधिक होने के कारण लेटते ही उसे नींद आ गई। वह बहुत देर तक सोता रहा और जब उसकी आंख खुली तो चारों तरफ अंधेरा हो चुका था। राजा सुदर्शन जो ऋषि वेश में थे कहने लगे कि वन में अंधेरा हो गया है, इसीलिए आज की रात आप हमारे आश्रम में ही रुकिए और इसके बाद सुबह ही आप यहाँ से निकल जाइएगा। अरुण विचार करने लगा कि यह ऋषि जो है वह ठीक कह रहे हैं। रात के अंधेरे में मैं यहाँ से जाऊंगा तो कोई जंगली जानवर मुझ पर आक्रमण कर सकता है। यही सोच करके उन्होंने वहां पर रुकना उचित समझा और सुबह जब अरुण आश्रम से चलने लगा तो ऋषि वेशधारी सुदर्शन कहने लगे कि बेटा, मुझे लगता है आप कोई चक्रवर्ती राजा हैं। अरुण कहने लगा कि मैं दौलतपुर के राजा राजेश्वर सिंह का प्रधान हूँ। ऋषिवर, यह सुनकर के राजा सुदर्शन मन ही मन सोचने लगा, यह सफेद झूठ बोल रहा है, जैसे मैं जानता ही नहीं कि यह कौन है। तभी अरुण ने राजा सुदर्शन से कहा कि इस निर्जन वन में आप जैसे तपस्वी संत से भेंट होगी, मैंने यह कभी मन में विचार ही नहीं किया था। यह मेरा परम सौभाग्य है कि आप कृपा करके मुझे अपना परिचय देने की कृपा करें। भाई, हमारा क्या परिचय, हम तो सन्यासी ठहरे। ऋषि की विनम्रता से अरुण बहुत प्रभावित हुआ और कहने लगा, जो सच्चा ज्ञानी होता है वही ऐसी बातें करता है। आप मुझे अपना सेवक जान करके अपना पूरा परिचय दीजिए। तो सुनो, मैं बहुत समय से इसी वन में रह रहा हूँ। मेरा नाम एक तनु है। सृष्टि के आरंभ में मेरा जन्म हुआ था, तब से मैंने दूसरा शरीर धारण ही नहीं किया है, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। ऋषिवर, आप सृष्टि के आरंभ में पैदा हुए और इतने सालों के बाद भी आप जीवित हैं, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। तपस्या से सब कुछ संभव है। तपस्या से ही मैं सर्वज्ञ बन गया हूँ और चाहो तो मैं तुम्हें इस बात का प्रमाण भी दे सकता हूँ। तुमने मेरे सामने अभी भी झूठ बोला है। तुम राजा राजेश्वर सिंह के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि स्वयं राजा राजेश्वर सिंह हो। ऋषिवर, आप तो सचमुच ही सर्वज्ञानी हैं। बस मैंने तो शुरू में ही तप के प्रभाव से तुम्हारे बारे में जान लिया था। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा यश तीनों लोकों में फैले। लेकिन क्या ऋषिवर? राजन, यूं तो पृथ्वी के सभी राजा तुम्हारी दास्ता को स्वीकार करेंगे, लेकिन अपने राज्य के समस्त ब्राह्मणों से तुम्हें खतरा है। राजा ने कहा कि ब्राह्मणों से खतरा? हाँ, यदि तुम ब्राह्मणों के कोप से बच गए तो पृथ्वी पर अनंत काल तक तुम्हारा राज्य रहेगा। ऋषिवर, ब्राह्मणों के कोप से कैसे बचा जा सकता है? तुम्हें अपने राज्य के सभी ब्राह्मणों को राजमहल में भोजन पर बुलवाना होगा। उन्हें भोज में जो खाना परोसा जाएगा उस खाने को खा करके सारे ब्राह्मण तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। तब तो मैं जाते ही राज्य के जितने भी ब्राह्मण हैं उन सभी को भोज पर बुलवा लूंगा। लेकिन ऋषिवर, आपको भी मेरे साथ चलना होगा। बस वैसे तो मैं कहीं राजमहलों में नहीं जाता, लेकिन तुम्हारे खातिर मैं यह प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा। मैं दौलतपुर जाकर के अपनी देख रेख में ही ब्राह्मणों के लिए भोजन तैयार करवाऊंगा। यह तो और भी अच्छी बात है ऋषिवर। ठीक है, अब तुम जाओ। आज से 3 दिन के बाद हम दौलतपुर आएंगे। तब तक तुम ब्राह्मणों को भोजन पर आने का निमंत्रण भेजो, जैसा आपका आदेश गुरुवर। और घोड़े पर बैठ करके दौलतपुर वापस चल पड़ा और उधर राजा सुदर्शन मतंग ऋषि के पास जाकर के पहुंच गए और कहने लगा, गुरुवर, आपने जैसा मुझे आदेश दिया था मैंने वैसा ही किया है। अब मुझे आगे क्या करना है, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। सुदर्शन, मैं तुम्हें एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी का रस दूंगा। दौलतपुर जाकर के तुम्हें सबसे पहले राजा राजेश्वर सिंह को सीधे हाथ की हथेली पर उस रस को डालना है। ऐसा करने से क्या होगा गुरुवर? बस राजेश्वर सिंह के हाथ में एक ज्योतिषी ने राजयोग की नकली रेखा बना दी है। तुम जैसे ही उस रस को उसकी हथेली पर डालोगे उसके प्रभाव से वह रेखा तत्काल ही नष्ट हो जाएगी। ऐसा होते ही राज्य के सभी लोग उसके विरुद्ध हो जाएंगे और भोज वाले दिन जो खाना ब्राह्मणों को परोसा जाएगा वह उत्तम प्रकार का होते हुए भी ब्राह्मणों को मांस के टुकड़ों के रूप में दिखाई देगा। खाने में मांस के टुकड़े देख करके सारे ब्राह्मण क्रोधित उठेंगे और वे क्रोध में राजेश्वर सिंह को श्राप दे देंगे। तत्पश्चात राज्य के लोग राजेश्वर सिंह के स्थान पर तुम्हें राजा बना देंगे। इस प्रकार तुम्हारा प्रतिशोध भी पूरा हो जाएगा और तुम अपनी रानी और पुत्र को भी कारागार से मुक्त करवा करके सुख से उनके साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकोगे। ठीक है गुरुवर, जैसा आपका आदेश।
उधर दौलतपुर पहुंच करके अरुण ने प्रधानमंत्री से कहा कि प्रधानमंत्री जी, अब हम इस राज्य के राजा हैं। एक राजा को यह ज्ञान होना चाहिए कि उसके खजाने में कितना धन है। हम अभी खजाने का निरीक्षण करना चाहते हैं। और जैसी आपकी आज्ञा महाराज। प्रधानमंत्री तुरंत ही अरुण को साथ लेकर के खजाने में जाकर के पहुंच गया। इतनी अपार धन दौलत को देख करके अरुण सोचने लगा, इतनी दौलत हमने तो कभी सपने में भी नहीं देखी। अरुण खजाने का निरीक्षण कर ही रहा था कि तभी उसकी दृष्टि खाली संदूकों पर पड़ी और वह प्रधानमंत्री से पूछने लगा कि प्रधानमंत्री जी, यह संदूक खाली क्यों पड़ी हैं? इसका जो धन था वह कहाँ गया? महाराज, पिछले वर्ष राज्य में भयंकर अकाल पड़ा था। तब इन संदूकों की स्वर्ण मुद्राएं अकाल पीड़ितों में बांट दी गई थी। तब से यह संदूक खाली है। प्रधानमंत्री जी, सूखा पिछले वर्ष पड़ा था, इस वर्ष तो राज्य में खुशहाली नजर आ रही है। इसलिए राज्य के प्रत्येक व्यक्ति से 100-100 स्वर्ण मुद्राएं कर के रूप में वसूली जाए और इन खाली संदूकों को शीघ्र भरा जाए। महाराज, आप यह क्या कह रहे हैं? अकाल की मार से अभी लोग पूरी तरह से निकल भी नहीं पाए हैं और इतनी जल्दी उन पर इतना भारी कर लगाना उचित नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आप हमारी बात को मत काटिए, जाइए, आज से ही हमारे आदेश का पालन होना चाहिए। जी महाराज। सैनिक उसी दिन राज्य के लोगों को कर के रूप में 100-100 स्वर्ण मुद्राएं वसूलने लगे। इस प्रकार शाही सैनिक हर अमीर गरीब से स्वर्ण मुद्राएं वसूलने लगे। यह देख करके राज्य के लोग राजेश्वर सिंह को कोसने लगे। ठीक 3 दिन के बाद ऋषि के बेश में राजा सुदर्शन अरुण के पास पहुंचे। उन्हें देख करके अरुण कहने लगा, ऋषिवर, आपका स्वागत है। राजमहल में पहुंच करके ऋषि कहने लगे, राजन, अपने हाथ आप आगे लाइए, मैं आपके हाथों को अमृत से धोना चाहता हूं। यह सुन करके अरुण ने तुरंत ही अपने दोनों हाथ सुदर्शन के आगे बढ़ा दिए। लीजिए ऋषिवर। तभी राजा सुदर्शन ने कमंडल में भरा हुआ जड़ी बूटी का रस उनके हाथों पर डाला और कहने लगा, कल्याणम भवन्तु। रस के प्रभाव से चंद्रधर द्वारा खींची हाथ में जो रेखा थी भाग्य की, वह मिट गई। सुदर्शन कहने लगा कि महाराज, आप आज शाम को राज्य के समस्त ब्राह्मणों को भोजन पर बुलवाइए। ऋषिवर, मैं अभी दूत को ब्राह्मणों के पास भेजता हूँ। अरुण ने तुरंत ही एक दूत को ब्राह्मणों के पास भेज दिया। ब्राह्मणों के लिए राजकीय रसोइयों में उत्तम प्रकार का भोजन तैयार करवाया गया और शाम के समय राज्य के सारे ब्राह्मणों को वह भोजन परोस दिया गया। भोजन करते समय ब्राह्मण चिल्लाने लगे, अरे यह क्या? भोजन में मांस के टुकड़े। अरुण कहने लगा, लेकिन यह आए कहां से? हमने तो सात्विक भोजन बनवाया था। ब्राह्मण कहने लगे, राजा राजेश्वर सिंह, क्या तू भूल गया कि ब्राह्मणों को तामसी भोजन परोसा जाता है या सात्विक? तूने भोजन में मांस के टुकड़े परोस करके हमारा घोर अपमान किया है। इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तू राजपाट छोड़ करके तुरंत ही निर्धन हो जाए। यह सुनते ही अरुण का बेश बदल गया। वह एक राजा से एक गरीब आदमी में परिवर्तित हो गया। यह देख करके राजा सुदर्शन कहने लगा, राजेश्वर सिंह, यह अभिमान और पापों का फल है। तूने मेरे निर्दोष परिवार और राज्य को जो नुकसान पहुंचाया था, यह सब उसी का परिणाम है। अरुण बोला, यह आप क्या कह रहे हैं? आप कौन हैं? मैं विजयनगर का राजा सुदर्शन हूँ राजेश्वर सिंह। मैं चाहूं तो तुझे अभी इसी समय मौत के घाट उतार सकता हूँ, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे ऐसा करने से मना किया है। तभी वहां आकाशवाणी हुई, अरुण, तेरी भलाई इसी में है कि तू तुरंत अपना राज्य राजा सुदर्शन को सौंप दे और यहाँ से चला जा, वरना इस राज्य की कुलदेवी हूं मैं, तुझे भस्म कर दूंगी। आकाशवाणी सुनकर के भयभूत अरुण ने कहा, सुदर्शन, मैं अपना राजपाट आपको सौंप रहा हूँ। यह देख करके प्रधानमंत्री सोचने लगा, चलो इस प्रकार हमें एक मूर्ख और क्रूर राजा से छुटकारा मिला। अरुण राजमहल से निकल गया और सोचने लगा, हाय रे मेरे भाग्य, तूने भी मेरे साथ कैसा मजाक किया है। पहले तो राजा बनाया और कुछ दिन बाद भिखारी बना दिया। तभी अरुण के सामने एक देव पुरुष प्रकट हुआ। अरुण उनसे पूछने लगा, आप कौन हैं? उसने कहा, मैं वही हूँ जिसे तुम अभी कुछ देर पहले कोस रहे थे। यानी तुम्हारा भाग्य हूँ, वो तो आप मेरे भाग्य हैं। आप बताएंगे कि आपने मेरे साथ यह घटिया मजाक क्यों किया? अरुण, मजाक मैंने नहीं, देवदत्तपुर के हस्तरेखा विशेषज्ञ चंद्रधर ने तुम्हारे साथ किया था। उसने जबरदस्ती नकली रेखा बना करके तुम्हें यहाँ का राजा बनाया था, जबकि तुम्हारे भाग्य का फैसला तो मैं करता हूँ। जब तुम्हारे भाग्य में राजा रहना ही नहीं था, फकीर रहना लिखा है, तो भला चंद्रधर तुम्हारा भाग्य कैसे बदल सकता था? यह सुन करके अरुण का चेहरा उतर गया और देव पुरुष और अरुण दोनों ही देवदत्तपुर के हस्तरेखा विशेषज्ञ चंद्रधर के पास चल पड़े। चंद्रधर अरुण को देख करके कहने लगा, राजा राजेश्वर सिंह, आप इस देश में? यह सुन करके अरुण का भाग्य कहने लगा। चंद्रधर देखा, अरुण पूरे 1 माह भी राजा बन करके नहीं रह पाया, लेकिन यह हुआ कैसे? मैंने तो इसके हाथों में राजयोग की रेखा खींची थी। चंद्रधर, जिस प्रकार वह रेखा बनी थी उसी प्रकार मिट गई। यह सुन करके चंद्रधर कहने लगा, भाग्य देवता, मैंने तुम्हारे फैसले को बदलने का प्रयास किया, लेकिन मैं उसमें असफल रहा।
मैंने बदलना तो चाहा लेकिन बदल नहीं पाया। चंद्रधर, तुम एक ज्ञानी व्यक्ति हो, याद रहे फिर कभी अपनी इस विद्या का गलत प्रयोग मत करना। फिर भाग्य ने अरुण से कहा, अरुण, यहाँ से तुम अपने घर वापस लौट जाओ। तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चे का तुम्हारे बिना बुरा हाल है। जाओ, मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण करो, बस इसी में तुम्हारा भाग्य लिखा है। अच्छा मेरे भाग्य देवता, इतना कह करके वे भाग्य देवता वहां से अदृश्य हो गए और अरुण अपने घर की तरफ चल पड़ा। इस तरह से वह अपने पत्नी और बच्चों के साथ रहने लगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।